हिमालयन डायलॉग्स के सभी सुनने देखने वालों को नमस्कार। दोस्तों, मेल मिलाप कार्यक्रम लेकर आए हैं और आज के हमारे मेहमान हैं अजय कुमार जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमालयन डायलॉग्स की तमाम सुनने वाले लोगों को आज बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। अजय कुमार जी उस वक्त से काम कर रहे हैं एक्टिविज्म के फील्ड में, आजीविका के सवालों को लेकर, जब शायद बहुत कम इनके नाम लिए जाते थे। समूह जो अब आ चुके हैं, एनजीओ सेक्टर जो आ चुका है, तो उसके शुरुआती तरह से हम कह सकते हैं कि इस वक्त पे श्रमयोग संस्था में काम कर रहे हैं सर्ट एरिया में। तो मैं चाहती हूँ कि पहले अजय जोशी जी अपनी उस जर्नी को बताएं कि कैसे श्रमयोग को उन्होंने एक अंतिम विकल्प के तौर पे चुना। तो अजय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद जी। आपके सुनने वालों को भी। तो मैं चाहती हूँ आप परिचय अपना दें कि कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से फिर कॉलेज किया, कैसे फिर इस लाइन को चुना। तो मैं शुरुआत से हल्द्वानी में था और मेरा तो जन्म भी यहीं काठगोदाम में हुआ और यहीं पढ़ाई हुई। और ग्रेजुएशन करने जरूर मैं नैनीताल चला गया था, डीएसवी कैंपस में ग्रेजुएशन वहाँ से किया। और उसके बाद हम लोग, क्योंकि हम जिस दौर में बड़े हो रहे थे वो दौर भी बड़ा आंदोलनों का दौर था, खासतौर से उत्तराखंड राज्य को लेकर आंदोलन चल रहा था और हम लोग चीज़ों को देख रहे थे एक स्टूडेंट के तौर पे और समझ रहे थे कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बन गया और फिर चीज़ें आगे बढ़ी और हम लोग भी अपने रोजगार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में इधर उधर भटकने लगे। तो कुछ समय में दिल्ली में भी रहा, लेकिन मैं थोड़ा। कॉलेज आपने हल्द्वानी से किया? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने नैनीताल से किया। अच्छा। और उसके बाद मास्टर्स कब की बात? ये तो 94 में किया जी। और बाद में मास्टर्स और पीएचडी तो बहुत बाद में की, वो तो काम करने के दौरान की। अच्छा। जब काम करते हुए लगा कि हाँ ऐसा भी करना चाहिए, ये पढ़ाई भी करनी चाहिए, तब किया। तो लेकिन मैं थोड़ा आगे से शुरू करता हूँ। 2005 से 2005 में मुझे एक जानकारी हुई, एक पढ़ाई की, जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ईडीआई बोलते हैं उसको। तो वहाँ एक कोर्स चलता था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट। तो हम लोग सामाजिक विषयों पे तो बात करते थे, काम करते थे, आमतौर पे ज़्यादातर तो सरकार की आलोचना जैसा करना और ये करना ये करते थे, लेकिन व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को समझना वहाँ से शुरू हुआ। और वहाँ 1 साल की वो पढ़ाई थी, मैं उसमें वहाँ रहा, अहमदाबाद में रहा और वहाँ रह के वो पूरी पढ़ाई की। तो उससे बहुत चीज़ें समझ में आने लगी वहाँ व्यवस्थित तौर से। और क्योंकि उसमें हम लोग निरंतर फील्ड में जाना, फील्ड में जाके चीज़ों को समझना, वो सब कर रहे थे, तो वो सब हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ से जब ये हुआ कि अब कुछ काम कर शुरू करना चाहिए, तो विचार तो नौकरी का ही था। तो अब ये था कि नौकरी कहाँ करें, गुजरात राज्य दूर है, परिवार तो यहाँ उत्तराखंड में रहता था। तो ये हुआ कि जो भी काम करेंगे उत्तराखंड में जाके करेंगे। तो अब अहमदाबाद में कैंपस प्लेसमेंट भी होता था, लेकिन उत्तराखंड से कोई नहीं आता था, इतनी दूर से कोई नहीं आता था। तो मैं फिर कोर्स खत्म करके अक्टूबर के महीने में 2006 में वापस लौट आया। यहाँ आके फिर मैंने थोड़ा देखना शुरू किया कि यहाँ लोग किस किस तरह से काम करते हैं। तो देहरादून में एक संस्था है, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट, लोक विज्ञान संस्थान, पीएसआई। तो वहाँ में चला गया और वहाँ नौकरी मिल गई और काम करना शुरू किया। ये 2006 की बात है, 2006 नवंबर की। डॉक्टर रवि चोपड़ा उस संस्था को, उस समय उसके वो संस्थापक भी हैं और उसको उस समय वो डायरेक्टर भी थे। तो फिर वहाँ काम शुरू हुआ और वहाँ हमने बहुत चीज़ें सीखी, काम करते हुए बहुत कुछ सीखा। क्योंकि पीएसआई जो है वो वास्तव में लोगों के बीच में जाकर धरातल पे काम तो करती है, और उनका क्योंकि मुख्य काम जो है वो प्रशिक्षण से संबंधित है और विशेषज्ञताओं से संबंधित है। तो चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे जल संरक्षण से संबंधित हो, चाहे भूमि संरक्षण से संबंधित हो, इन सब तरह का था। और ख़ास तौर से जो प्लानिंग का काम है वो हमने वहीं सीखा कि एक माइक्रो लेवल पे प्लान कैसे बना, कहीं किसी भी गांव का, किसी वाटरशेड एरिया का विकास की योजना कैसे बनती है, जब लोग उसको स्वयं उस योजना को बनाएं, उस इलाके में रहने वाले लोगों की भागीदारी से वो बने। तो वो सब वहाँ हमने सीखा और ये 2010 तक मैं वहाँ पर काम करता रहा। काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी। तो ये देहरादून के आसपास के गाँव में क्या काम था? ये इनका काम तो उत्तराखंड में गढ़वाल में ज़्यादा था, गढ़वाल रीजन में, और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी था। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल के बहुत से क्षेत्रों में जाते थे और गांव स्तर पे योजनाएं बनाना और प्रशिक्षण के काम। मैं मुख्य रूप से उसमें ट्रेनिंग वाला जो उनका सेक्शन था उसमें मैं देखता था, कोऑर्डिनेटर था वहाँ पर। तो वहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली। और
फिर काम करते करते ये हुआ कि 2010 में हमारे एक और साथी हैं शंकर भरतवाल, तो शंकर भरत या शंकर भाई हम उनको कहते हैं, तो वो भी पीएसआई में आए और वहाँ फिर हमारी आपस में भी बातचीत होने लगी और धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समझने लगे। और काम करते हुए ऐसा होता ही है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों से सहमति होती है, बहुत सारी चीज़ों से नहीं होती है। आप अपने ही काम में कमियां ढूंढने लगते हैं कि कौन काम ठीक है, कौन काम गलत है, कौन से कामों से समुदायों को फ़ायदा हो रहा है, कौन से कामों से सिर्फ वो कागजों में हो रहे हैं या हम ऊपरी बड़े बड़े ऊपर उनको कर रहे हैं। तो ये सब चर्चाएं काफ़ी होती हैं और वो एक ऐसा भी दौर होता है ज़िंदगी का जब आपके ऊपर आदर्शवाद भी बहुत हावी होता है, तो आप सब कुछ अच्छा ही देखना चाहते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ों ने हमको थोड़ा मोटिवेट किया उन परिस्थितियों ने, और बाकायदा डॉक्टर रवि चोपड़ा जी से बात करके 2010 में हम दोनों ने पीएसआई से छुट्टी ले ली। अच्छा। हमने कहा कि अब हम जो है, हम आज भी कहते हैं कि हम पीएसआई की डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं हैं, अदरवाइज सीखने का और उनके मतलब आज भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, रवि जी के साथ भी जुड़े हुए हैं और निरंतर उनसे बात होती है, चर्चा होती है, सीखना सिखाना तो अभी भी चल ही रहा है। तो हम लोग आ गए। फिर ये था कि हम क्या और कहाँ काम करें, कैसे करें। तो शंकर भाई जो हैं वो सल्ट क्षेत्र के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा जिले का एक विकास खंड है सल्ट, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये विचार हुआ चलिए सल्ट चलते हैं, सल्ट चल के देखते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं क्या है कैसा है और क्या कर सकते हैं। तो अब उस समय ये भी था कि बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से काम करेंगे, कोई संस्था भी नहीं बनाएंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे और जो भी करेंगे वो लोगों का बनाएंगे, देखते हैं ग्रामीणों का क्या बन सकता है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन बहुत जल्दी जब हम लोग गाँव में जाने लगे, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि अभी भी बहुत सारा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता बहुत है। तो जब हम गाँव में जाते थे तो कहीं मतलब जो भी वो सब होता है कि कोई बीमार भी हो रहा है तो इसका इलाज भी झाड़ फूक के ही होगा या दूसरी कई तरह की चीज़ें होंगी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमको सबसे पहले तो अपने ग्रामीण जीवन में थोड़ा वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए बात करनी चाहिए। मतलब जो ये तमाम तरह के अंधविश्वास हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है और कोई परिणाम नहीं है उसका, तो हमको इसके सामने कुछ वैज्ञानिक तथ्य रखने चाहिए, कुछ ऐसा रखना चाहिए। तो देहरादून में एक संस्था और है स्पेक्स, डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा उसको रन करते हैं। तो वो साइंस पॉपुलराइजेशन में काम करते थे, तब भी करते थे, आज भी करते हैं। तो उनसे हमने अनुरोध किया कि आप जो है ऐसे कुछ कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में आके कीजिए। तो उन्होंने उसके लिए सहमति की और वो सल्ट में आए और हम लोगों ने शुरुआत में स्कूल्स में बच्चों के साथ बातचीत शुरू की। और बच्चों से हमने सबसे पहले बात करना, उसमें एक कार्यक्रम होता था चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या। अच्छा। तो हाँ, जैसे एक आपने वो बनाया, कुछ हवन कुंड जैसा बनाया और उसमें आपने बिना आग के आग जला दी, बिना मार्चिस लगाए या बिना कुछ करे। तो वो बच्चे एकदम से डरते थे कि अरे ये कैसे हो गया, ये जरूर कुछ चमत्कार है। फिर हम उसके पीछे का सच उनको बता देते थे कि इसमें तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है और ऊपर से जो है हम उसमें वो ग्लिसरीन डाल रहे हैं, तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं क्रिया होती है और आग जल जाती है। तो इस तरह के कार्यक्रम होने शुरू हुए। फिर बहुत से विज्ञान मतलब लोक व्यापीकरण कहते हैं, इस तरह के बहुत कार्यक्रम हम लोग सल्ट के स्कूल्स में, गांव में, तारामंडल ले जाना, तारामंडल भी हम लोगों के पास था। अब उससे पहले हम ही को खुद ये पता नहीं था कि ये हम जो कहते थे ना मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, ये सब होते हैं, और बाद में पता लगा कि ये तो तारों के समूह हैं। और ये जो राशियां 12 राशियों के हम समूह कहते हैं, तो वो समूह हैं जो सूर्य का एक परिभ्रमण पथ जो होता है, जिस रास्ते पे सूरज हमको आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, उसमें ये 12 राशियों के समूह है। फिर पता लगा कि ये तो 12 ही नहीं है, ये तो 88 है। तो ये जानकारी बच्चों को देना, स्कूल्स में देना, समाजों में देना, तो ये धीरे धीरे यहाँ से चीजों की शुरुआत हुई। ऐसा करते करते 2011 और 2012 बीत गया। इस बीच में एक काम ये हुआ कि 2010 में काम तो शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी ये पता लग गया कि बिना किसी लीगल स्टेटस के आप काम नहीं कर सकते लंबा, क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है हर जगह, आप कौन हैं, आपकी क्या पहचान है, या आप कौन है, क्या है। तो उसके लिए फिर 2011 में हम लोगों ने श्रमयोग नाम से इसको पंजीकृत करा लिया और ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हो गया। और फिर हम थोड़ा व्यवस्थित भी हो गए और तब आगे हम लोगों ने काम शुरू किया। कुछ उसूल आपने अपने बनाए कि हम कहीं से फंड नहीं लेंगे, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उसको बताया। हाँ, कि बिना फंडिंग के फिर आप कैसे सस्टेन करते ये हैं? बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में इस तरह से काम करना। असल में ये जो फंडिंग नहीं लेंगे की जो बात है ना, वो ऐसी है कि देखिए क्या है कि आमतौर पे
जिनको आज एनजीओ कहते हैं ना, वो बनते हैं, वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो अलग अलग एजेंसी से जाके पैसा मांगते हैं और उन एजेंसीज का अपना एक कुछ उद्देश्य होता है कि भाई कोई शिक्षा में काम करना चाहता है, कोई स्वास्थ्य में काम करना चाहता है, वो उसके लिए पैसा देते हैं और आप उनके लिए काम करते हैं। तो आप बेसिकली दूसरे का जो एजेंडा है उसको लागू करने वाली एजेंसी होते हैं, आमतौर पे यही होता है। और इसमें ऐसा कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन हमने अपने लिए जो रास्ता चुना, हमने कहा कि हम इस तरह से काम नहीं करेंगे। हम जो हमारे समाज की, हमारे समुदायों की जो जरूरतें निकल के आएंगी, हम उस पर काम करेंगे। तो उसके लिए अगर कोई सहयोग करेगा, अब हमारे साथियों ने तो हमको बहुत सहयोग किया है पिछले 10 वर्षों में, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने सहयोग किया है, बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने सहयोग किया है, लेकिन वो सहयोग जब 2013 में हम लोगों ने एक अध्ययन यात्रा की, उस अध्ययन यात्रा को हम लोगों ने सल्ट ब्लॉक में भी किया और बछुआ बांध एक जगह है ये गैरसैंण के पास, उधर के इलाके में भी हमने किया। तो एक गढ़वाल का हमने इलाका लिया था, एक कुमाऊं का लिया था। तो हमने यहाँ ये देखा कि जब हम अध्ययन यात्रा कर रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, कि हमको सबसे बड़ा जो गैप मिला वो ये मिला कि हमें लगा कि लोगों की समस्याएं बहुत हैं, चिंताएं बहुत हैं, नाराजगी बहुत हैं, ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं, लेकिन इनको व्यक्त करने की कोई जगह नहीं है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि महिलाएं एक जगह आएं और अपनी बात कर लें, किसान एक जगह आएं और अपनी बात कर लें, बच्चे कहीं पर आएं और अपनी बात कर लें। तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमें संगठन निर्माण के लिए काम करना चाहिए। अब देखिए, संगठन निर्माण के लिए जब आप काम करना चाहिए कहते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पैसा देती हैं इस काम के लिए। अब लेकिन उनका अपना तरीका है। अब हम लोग उस तरीके में नहीं जाना चाहते थे। अपना तरीका, अपने एजेंडे। हाँ, मतलब अपना एजेंडा है, अपना तरीका है। हम लोग चाहते थे जो कम्युनिटी का तरीका हो। अब देखिए, संगठित होना कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप गांव में गए, आपने 10 महिलाओं को इकट्ठा किया, उनका एक समूह बनाया और एक फोटो खींची, एक उनका बैंक खाता खुला दिया, एक कर दिया। ये सिर्फ इतना मामला नहीं है। मतलब तो हमको लगा कि हमको थोड़ा सा इससे अलग हटके काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे संगठन निर्माण का काम शुरू किया और मुझे अभी भी याद है कि 2013 में जब ये अध्ययन यात्रा हमारी समाप्त हुई और ये ज़रूरत निकल के आई, तो हमने सल्ट के 12 गाँव में काम शुरू किया था। तो उस समय हम कोई ऐसा भी नहीं था कि महिलाओं के साथ करना है, पुरुषों के साथ करना है। हम तो किसानों के साथ काम कर रहे थे, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके साथ काम कर रहे थे। तो अब सल्ट तो बहुत पहले से, अल्मोड़ा जिला तो वैसे ही बहुत ही हाईली, मतलब वहाँ से आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है अल्मोड़ा जिले से। भाई 2011 की जनसंख्या में, जनगणना में अल्मोड़ा और पौड़ी 2 ऐसे जिले थे जिनमें नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। ये हम सब लोग बार बार कहते हैं। उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं, और उसमें भी सल्ट ब्लॉक जो था वो तो बहुत ही इफेक्टेड था लोग बाहर। तो महिलाएं ज़्यादा मिली शुरुआत में, मतलब ये कोई प्लान्ड नहीं था, ये ऐसा हुआ। तो महिलाएं मिली तो उन्हीं से बात करने लगे। तो महिलाएं जब हम जाते थे गांव में, बात करते थे, तो वो बहुत सी बातें बताती थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बच्चों के शिक्षा से संबंधित समस्याएं, जंगली जानवर खेती खत्म कर गए। तो हम कहते थे कि इसको फिर क्या करें, इसका, ये बातें तो आपने सब हमसे कह दी, अब इसका करें क्या इन बातों का। तो वो कहते थे कि अब हमको क्या पता क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। तो हम कहते थे देखो, करना ये है कि जैसे हमने आज इस मुद्दे पे बात करनी की है ना, हमको इस पे निरंतर बात करनी पड़ेगी और हमारी ही बातों से कुछ समाधान निकल के आएगा, कुछ एक्शन निकल के आएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे गाँव में लोगों को संगठित करना शुरू किया और महिलाओं को शुरुआत में शुरू किया, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा मिली हमको। और लेकिन एक चीज़ बड़ी अलग तरह से हुई कि 2014 आते आते, मतलब इन 12 गांव की महिलाएं हमेशा ये बात करती थी कि हम तो अपने गांव में 20 महिलाएं हैं, 18 महिलाएं हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम किससे क्या कह सकते हैं। तो ये जरूरत जो निकल के आई, इसने 12 गांव की महिलाओं को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। और ये 12 गांव की महिलाएं जब एक साथ आई, तो तब इन्होंने 2014 की शुरुआत में रचनात्मक महिला मंच करके अपना एक संगठन बना लिया। तो ये 12 गांव की महिलाओं का मिला जुला संगठन था और 2014 में ही 15 अक्टूबर 2014 को उन्होंने पहला अपना एक सम्मेलन किया, जिसको उन्होंने महिला महोत्सव किया कहा, हाँ नाम दिया। और उन्होंने कहा ये एक दिन ऐसा होगा जिसको हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से जो हमको करना होगा करेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियां करेंगे, खान पान की गतिविधियां करेंगे, या जो भी हम चाहते हैं, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। क्योंकि देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि दूर दूर है गाँव, एक गांव की महिला का दूसरी गांव की महिला से मिलना तक नहीं हो पाता है। सब अपने अपने गांव में है, अपने काम में बहुत व्यस्त है।
तो वो मौका हुआ कि जब महिलाएं आपस में मिली जुड़ी और उनको धीरे धीरे अपनी ताकत का भी एहसास होने लगा, और फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें आगे बढ़ने लगी। और तो अभी तक कितने महोत्सव हो चुके हैं तब से, साल दर साल? 2014 से अपना पिछले वर्ष तक 10वां महोत्सव था, पिछले वर्ष हुआ। उसमें भी बड़ी कहानी है कि पहले साल का महोत्सव 15 अक्टूबर 2014 को हुआ। वो एक दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो तब हम लोगों का वो हमारा ज्यादा था ना, हम लोग तब ज्यादा भूमिका में थे। ग्रामीण महिला दिवस क्या? नहीं, वो यूएन की तरफ से होता है, क्या होता है, तो हमने कहा कि इस दिन करना चाहिए, तो हमारी तरफ से ज्यादा था। लेकिन महिलाओं ने उसी साल ये कह दिया था कि हम लोग जो है अगले साल से 15 अक्टूबर को नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप तो जानती हैं असोच का महीना है, काम बहुत होता है। तो उन्होंने कहा हम सारा काम धाम निपटा के नवंबर महीने के अंतिम रविवार को इसको करेंगे। तो तब से निरंतर ये नवंबर महीने के अंतिम रविवार को होता है। इससे पता भी चलता है कि देखिए कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती ना। हाँ, उनकी अपनी जरूरतें परिवेश के अकॉर्डिंग तय होनी चाहिए। तो उन्होंने उस ग्रामीण महिला दिवस को नवंबर के रविवार को उन्होंने मनाना शुरू किया, और अभी तो 10 महोत्सव हो चुके हैं। और इसमें भी एक बड़ी जोरदार बात है कि जब कोविड का साल था, तो कोविड के साल में हम लोग ये सोच रहे थे कि इस साल तो महोत्सव हो नहीं पाएगा, क्योंकि गैदरिंग तो मना थी, एक जगह पे तो इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो हमने मंच की बैठक, उन दिनों बैठक भी नहीं हो पाती थी, तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना रखा है, तो उसमें कुछ संदेश डाला कि भाई इस साल क्या करना है, इस साल तो हमें लगता नहीं महोत्सव हो पाएगा। तो बाद में जब हमारी फिर तय हुआ कि नहीं, एक जगह कहीं बैठते हैं, बात करते हैं और कुछ करते हैं, तो हम लोगों ने जो उस समय का प्रोटोकॉल था उसको पालन करते हुए बैठक की एक। तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला आई जो मंच की सदस्य थी, तो उन्होंने हमको एक बात बताई। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, बाकी तो आप लोग जो भी करो, जैसा भी जानो, लेकिन ये जो त्योहार होते हैं ना, ये हमारा त्योहार है। बोले महोत्सव जो है हमारा त्योहार है, और त्योहार जो है ये रोके नहीं जाते, ये तोड़े नहीं जाते। कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति बदलती है तो दूसरे तरीके से किए जाते हैं। तो हमने कहा फिर कैसे होगा इस बार? तो उन्होंने कहा इस बार महोत्सव गांव-गांव में होगा, हम अपने ही गांव में करेंगे। तो उस साल जब हम सोचते थे कि महोत्सव नहीं होगा, उस साल लगभग 80 गांव में महोत्सव हुआ। तो उन्होंने 12 गांव से वो 80 गांव तक फैल बढ़ गया। अब तो वो लगभग 150 गांव रचनात्मक महिला मंच के दायरे में है। हाँ, तो ये पूरा सेल्फ ब्लॉक में आते हैं, सब सेल्फ ब्लॉक में आते हैं। बाद में उसमें 2000 मुझे लगता है 16 आते आते नैनी नाडा ब्लॉक भी जुड़ा। वो भी ऐसे जुड़ा कि सल्ट की बहुत सी महिलाएं या बच्चियां ब्याह के नैनी नाडा ब्लॉक में चली जाती हैं। तो जब वो वहाँ गई तो वहाँ की महिलाओं को उन्होंने कहा कि हमारे तो वहाँ वो महिलाओं का बड़ा संगठन है, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग यहाँ क्यों नहीं आते हो? तो ये बड़े लगे हुए हैं आपस में ब्लॉक। तो फिर हम लोग वहाँ भी गए। अभी तो वहाँ भी लगभग 35-40 गाँव में। अच्छा, हाँ, ये गांव में या ग्राम सभाओं में? नहीं, गांव में। सल्ट ब्लॉक में 138 पंचायतें हैं, और लगभग 225 या अब हमारे साथियों के पास एग्जैक्ट नंबर है 226 या कुछ गांव है, रेवेन्यू विलेज जिनको कहते हैं, क्योंकि एक पंचायत में तो 2 गांव 3 गांव भी होते हैं। तो ये गांव का नंबर मैं बता रहा हूँ। जी। तो अभी 250 गांव में लगभग आपका वहाँ पर काम है। हाँ। एक्टिविटीज क्या क्या की है इन पिछले सालों में, ये मैं जानना चाहूंगी। जैसे कई बार आप उनको कहीं टूर पे घुमाने भी ले गए, पंतनगर यूनिवर्सिटी का आपने भ्रमण करवाया था, तो क्या क्या एक्टिविटीज रही हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि मतलब उतना मैं विस्तार से तो अभी नहीं बता पाऊंगा। जो तमाम अध्ययन यात्राएं हुई हैं, अभी तक हम 6 अध्ययन यात्राएं कर चुके हैं अपने कार्य क्षेत्र में। इन अध्ययन यात्राओं में 3 अभियान निकल के आए, लोगों के द्वारा, लोगों से चर्चा करके, समुदायों के बीच से जो निकल के आए। ये अभियान एक तो हमारा है सामाजिक पूंजी बढ़ाओ अभियान। ये अभियान ऐसा है कि अभी आप सब जगह देखिए कि आर्थिक पूंजी को लेकर सारी बात होती है। हमारे समाजों में सामाजिक पूंजी बड़ी कमजोर है। सामाजिक पूंजी का मतलब है कि जब लोग इकट्ठे होकर एक ताकत बनते हैं, बदलाव के लिए ताकत बनते हैं, तो और वो नियम से अपना संचालन करते हैं, अपनी व्यवस्थाओं से अपना संचालन करते हैं, तो वो सामाजिक पूंजी का बड़ा अभाव है। तो सामाजिक पूंजी को मजबूत करना रचनात्मक महिला मंच के पहला एजेंडा है। तो उसके तहत वो नए नए गाँव में महिलाओं को बताना, उनको संगठित होने के लिए प्रेरित करना। बाद में फिर उसमें बच्चे भी जुड़ गए, किशोरियां जुड़ गई। अभी तो कई गाँव में किशोरियों के समूह हैं, बच्चों के समूह हैं, वो सब हुआ। तो सामाजिक पूंजी बढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हम महिलाओं के समूहों के साथ, बच्चों के समूहों के साथ और किशोरियों के समूहों के साथ, इनके साथ काम करते हैं। और जब हम सामाजिक पूंजी बढ़ाओ अभियान कहते हैं, तो सामाजिक पूंजी बढ़ाओ अभियान में जो इनबिल्ट है एक बात, वो है
अपनी जिंदगी से जुड़े मुद्दों के लिए संघर्ष करना। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, यहाँ नागरिक को यह अधिकार है, मतलब संविधान से उसको यह अधिकार मिला है कि वो बोलने का अधिकार मिला है। तो उनको जो लगता है कि वो जो चीजें उनको हासिल मिलनी चाहिए और हासिल नहीं है, उनके लिए वो कहीं जाके बोलेंगे, कहीं उसके लिए सवाल करेंगे, बात करेंगे, अपना संघर्ष करेंगे उसके लिए। तो सामाजिक पूंजी बढ़ाओ अभियान का पूरा अभी जो दिशा है, या वो जिस तरह से शुरुआत से ही है, वो है अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए संघर्ष करना। वो मतलब कोई पॉलिटिकल तो अभी नहीं है ऐसा कुछ, और कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी वो छोटे छोटे मुद्दे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांव है, वहां सिलेंडर की गाड़ी नहीं आती, सड़क है और सिलेंडर की गाड़ी सिलेंडर देने नहीं आती। तो रचनात्मक महिला मंच ने बड़ा आंदोलन किया इस बात पे। तो फिर वो गैस एजेंसी वालों ने कहा भाई हमारा तो बजट की दिक्कत है, क्योंकि आजकल वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम ठेकेदार को दे दिया है, तो उसको अगर इतनी संख्या से कम सिलेंडर है तो उसको पड़ता नहीं आता। तो मंच ने उसके साथ बैठ के वो सॉल्यूशन निकाला कि आप इस दिन आओगे, आप आने से पहले सूचना करोगे और सड़क पे हम लोग वहां पर रहेंगे और हम अपना सिलेंडर लेंगे। तो अभी जितनी जगहों पे सड़क मार्ग हैं, ज्यादातर जगहों पे, और जहां खास तौर से मंच के लोग हैं, वहां सिलेंडर जो है वो पहुंच जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक बहुत छोटा सा मामला है। कि और भी कुछ एग्जांपल्स आप दें? बहुत से हैं, मतलब जैसे पेड़ में तार टकरा रहा है। हाँ, अभी पिछले दिनों मतलब अब रचनात्मक महिला मंच के लिए ना ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उनको पता है कि क्योंकि सेल ब्लॉक में काम कर रहे हैं, वहां 2 कार्यालय बड़े महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। एक तो ब्लॉक कार्यालय, वो भी मौलेखाल में, और एक एसडीएम कार्यालय। अच्छा। ये दोनों जगहों पे उनका नियमित आना जाना है। जब भी कोई नए एसडीएम क्षेत्र में आते हैं, मंच उनसे जाके बकायदा मिलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि हम यहाँ काम करते हैं। तो ये सामाजिक पॉलिटिकली एम्पावरमेंट जो रियल मायने में हाँ मतलब है, बिल्कुल है। और तमाम मुद्दों पे मतलब आप देखिए कि अभी जैसे ये मनरेगा का अगर मजदूरी का भुगतान समय पे नहीं हो रहा है तो उसको लेके चले जाना, या अभी तो पिछले दिनों तो बहुत बड़ा एक जागरूकता जत्था किया मंच ने, मानव वन्य जीव संघर्ष जागरूकता जत्था। तो क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है और हमारा पूरा कार्य क्षेत्र जो है वो इसके जिम कॉर्बेट पार्क के लगा हुआ है, तो कन्फ्लिक्ट बहुत है। मतलब एक महिला जो रचनात्मक महिला मंच की सदस्य थी, कमला देवी, उन पे बाघ ने हमला किया, लेकिन अच्छा रहा कि वो बच गई और अभी सुरक्षित हैं। एक महिला, एक हमारी सदस्य थी जड़गांव गांव में, वो बेचारी एक्सपायर हो गई, उनको वो मौत हो गई उनकी। तो बड़ा एक आंदोलन हुआ और ये हुआ कि दोनों पक्षों की बात हुई कि लोगों का जो हित है वो, और जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को भी बहुत नुकसान हो रहा है इस कन्फ्लिक्ट में। तो इन दोनों पे बात हुई और काफी जागरूकता का काम किया, और बाद में ज्ञापन उनके माध्यम से गया और मुख्यमंत्री तक ज्ञापन गया, और उसमें मांग की गई कि मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए, घायल होने पे इलाज की बात होनी चाहिए, या जो पशु हैं, मतलब गाय है, बकरी है या बैल है, ये अगर मर जाते हैं जंगली जानवर के द्वारा, ये वाइल्ड लाइफ के द्वारा, तो इसमें मुआवजा बढ़ना चाहिए। तो सरकार ने पिछले दिनों वो मुआवजा बढ़ाया है। अच्छा। और हाँ बढ़ाया है। और बाघ की अगर डेथ हो जाती है तो कितना 4 लाख का मुआवजा? पहले 4 लाख रुपए था, अभी उसको बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया। पूरे स्टेट के लिए ये पूरे स्टेट के लिए है, पूरे स्टेट के लिए लागू हो गया है, और इस हिसाब से मुआवजे का भुगतान हो भी रहा है। तो ये मंच का काफी रहा। अभी पिछले दिनों सल्ट में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया, तो रचनात्मक महिला मंच तुरंत उसमें जो है सड़क पे आया उतर के, और उसके गिरफ्तारी की मांग और ये सब। तो जो भी मुद्दे हैं, मतलब लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी का हो, चाहे मनरेगा के भुगतान सही समय पे होने का हो, चाहे बिजली मीटर की रीडिंग नहीं हो रही है और बिल ज्यादा आ रहे हैं, इसको लेकर आंदोलन हो, तो इन तमाम तरह के आंदोलन मतलब जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं उनमें वो निरंतर रहते हैं और इस काम को करते हैं। कभी लंबे समय तक बिजली नहीं आई हो तो ऐसा घिराव? हाँ मतलब ये कोई बड़ा मामला नहीं है। वो इकट्ठे होते हैं, आपस में बात करते हैं और जाते हैं और चीजों का समाधान निकालते हैं। उनको अब एक चीज पता लग गई है काम करते करते, इन जो भी 5, 6, 7 साल उनको काम करते हुए हो गए, कि संवाद करने से बहुत चीजों का समाधान निकल जाता है। बात करने से सवाल यह है कि आप अपने मुद्दों को लेकर वहां तक जाइए तो सही, क्योंकि आज हम महिलाओं से यही कहते हैं, जब भी वो हम बैठकें होती हैं, हमसे कोई बात कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं आपने किसी को बताया, आपने कहीं इसको लेकर, तो वो पहली बात जानती हैं। अभी देखिए पिछले दिनों क्या हुआ
कि महिलाओं के पैर में बरसात में कदियां कहते हैं कांटे लगना, हाँ। लग जाती हैं। अब इसका कहीं कोई इलाज की बात नहीं है। और 4 महीने, मतलब मैं नाम तो किसका लूं, लेकिन एक स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार व्यक्ति ने उस क्षेत्र के ये कह दिया, जब महिलाओं ने इस पे बात की कि इसका क्या है, उन्होंने कहा ये तो बरसात के महीने में होता ही है। अब बरसात के महीने 4 महीने होते हैं, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और बहुत और पीड़ादायी होता है। 4 महीने महिला पीड़ा में है। गीले में उसको पैर रख सकते हैं और जबकि आपने तो गोबर भी निकालना है, सब कुछ करना है। तो उसके लिए भी उन्होंने अभी स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा है कि आप जो है इसके लिए एएनएम के लेवल पे जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां इसका इलाज उपलब्ध होना चाहिए कि आप, हाँ, एक पाउडर आता है उसमें डालने हाँ वाला, वो उससे आता थोड़ा है, राहत मिलती हाँ। अब क्योंकि ये क्या है ना, पर्वतीय क्षेत्र में वल्नरेबल, मतलब दूर दराज के इलाके हैं, चीजों की उपलब्धता ही नहीं है। अब आपको कुछ एक ट्यूब भी लेना है, मेडिसिन भी लेनी है, तो आपको रामनगर आना है, तो उन्होंने कहा ये चीजें वहां क्यों नहीं उपलब्ध हो सकती हैं, तो इसको लेकर ज्ञापन भेजा है अभी। क्या बात है। तो इस तरह के मुझे मतलब लग रहा है हमारे श्रोता सुन रहे हैं जो वो भी बहुत ही आनंदित हो रहे होंगे कि देखिए कितना है, तो बहुत छोटा मुद्दा लेकिन कितना जरूरी है हमसे जुड़ा हुआ ना। तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दे को हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, तो ये सामाजिक पूंजी के मजबूत होने से हुआ है कि एक सामाजिक पूंजी बन रही है, बनी है और बन रही है, निरंतर उसमें विस्तार हो रहा है, तो जिससे वो अपने जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को निरंतर। अच्छा जी, इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में जब उद्यमिता की बात हो रही है तो पूरा जोर, मतलब आपने सामाजिक पूंजी एक नया टर्म दिया, पहली बार हमने सुना है। लगातार आर्थिक पर ही जोर है कि समूह आएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, पैकेजिंग होगी और वो बिकेंगे, वो सरस मार्केट के जरिए, तमाम सारे और जगहों से। तो ये किस दिशा में जा रहा है? क्या सशक्त हो रही है महिलाएं कि जैसे लखपति दीदी योजना भी है कि महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं, इनको आप कितना कारगर मान रहे हैं? नहीं, देखिए योजनाएं तो सभी कारगर हैं कि सरकार भी जब योजनाएं बनाती है वहाँ भी काफ़ी विशेषज्ञ लोग बैठे हैं और काफ़ी सोच विचार के बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, अगर आर्थिक लाभ अगर आप किसी समाज को देना चाहते हैं, हमारा ये श्रमयोग में मानना है कि वहाँ सामाजिक पूंजी का पहले मजबूत होना जरूरी है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई स्पंज है, कहते हैं ना सोखता। अब इस सोखते की कैपेसिटी है पानी को सोखने की। अब आपके पास सोखता है इतना छोटा सा और आप उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दें तो बह जाना है ना, वो तो एक ही गिलास पानी सोख पाएगा। तो अभी हमको ऐसा लगता है जो ये फ्लडेड हैं योजनाएं ना, दुनिया भर की योजनाएं आ जाती हैं और इतना पैसा दे देंगे, इतना लोन दे देंगे, इतना दे देंगे। अब वो देखिए ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों को हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या परिस्थितियां हैं, एब्जॉर्ब करने की ताकत कितनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके लिए ट्रेनिंग का कितना प्रावधान है, और वो सबसे पहले तो वहाँ मौजूद कितना है, क्योंकि युवा तो बड़ी तेजी से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ रुक नहीं रहे हैं, तो उनको वहाँ रोकने है भी या नहीं है, और फिर उनको किस तरह की प्रशिक्षण मिले ताकि वो जो सरकार की योजनाएं हैं उन लाभों को ले सके। कोविड के बाद बहुत से लड़के आए वापस, युवा आए, लड़के आए, महिलाएं आई, बहुत आए वापस, और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वापस लौट गए। अच्छा, उन्हीं पुराने कामों में लौट गए। तो स्कीम्स तो बहुत लाई गई उस टाइम। स्कीम्स आई लेकिन उतनी कारगर नहीं हुई, उतनी कारगर नहीं हुई जितना वो हो सकती थी, जितना लाभदायी हो सकती थी। तो आप लोगों ने भी श्रमयोग नाम से समूह जो आपका है सोसाइटी, उसके तहत कुछ प्रोडक्ट आप लोग भी देते हैं। हाँ, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या क्या। हाँ, वो ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उत्पादन का पहला शेयर किसका हो, पहला हिस्सा उसमें किसका हो। तो पहला हिस्सा तो उगाने वाले का है, किसान का है ना। अगर वो माना भंगजीरा उगा रहे हैं या वो मडुआ उगा रहे हैं या वो तिल उगा रहे हैं, तो उसमें पहला हिस्सा तो उनका होना चाहिए। ये बाजार क्या करता है, जब आप इन चीजों को बाजार से लिंक करते हैं तो बाजार सब चीजों को खींच लेता है, क्योंकि वो पैसा दे रहा होता है आपको, तो आप अपना भी हिस्सा बाजार को दे देते हैं। तो पहला काम जो था, हमने श्रमजन स्वराज अभियान, एक हमारा जो दूसरा अभियान है, उसमें जो पहला काम था वो ये इस पे काम करने का था कि आप सबसे पहले अपने परिवार की जरूरत को समझिए कि जो अच्छा ब्राउन तिल आपके पास हो रहा है ये आपके परिवार के भोजन के लिए भी बहुत जरूरी है। जो भंगजीरा आपका हो रहा है ये आपके परिवार के भोजन के लिए बहुत जरूरी है। मडुआ हो रहा है वो आपके परिवार के लिए। हाँ, अगर सरप्लस है, जो आमतौर पे पहाड़ों में कम है सरप्लस, तो वो 90 रुपए किलो का दाम मिला। तो कहाँ 45 रुपए, कहाँ 90 रुपए। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी डराने वाली बात भी थी कि अभी तो 2.5 कुंटल का उत्पादन था, अब आगे ये उत्पादन बढ़ेगा तो इसको बेचेंगे कहाँ। लेकिन वो बढ़ता ही चला गया, और अब तो मंच का काफी अच्छा उत्पादन है, और वो हल्दी भी एकत्र करते हैं,
और भी तमाम चीजें, मिर्च भी करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। और मंच उसको जो है, ये पूरा मंच का एंटरप्राइज है श्रम उत्पाद नाम से, क्योंकि श्रमयोग तो कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी ऐसी कर नहीं सकता है, और वही उसको बेचते हैं और हम उनका सहयोगी हैं इस पूरे काम में। अच्छा, ये सारा उत्पादन तो है तो ऑर्गेनिक, लेकिन आप ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप परंपरागत उसे बोलते हैं। हाँ, मतलब इसलिए नहीं करते हैं, देखिए ऑर्गेनिक का भी पूरा जो आंदोलन है ये तो बड़ी कंपनियों ने छीन लिया है। अब ऑर्गेनिक के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो इतना इसमें काम कर रही हैं और बहुत ही प्रॉफिट लेके। हमारा शुरुआत से कहना ये था कि उत्पादक को उसके उत्पादन का सही दाम मिले, लेकिन हम हमेशा ये भी एडवोकेट करते रहे कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी सही दाम पर ही चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो हम लोगों ने तो जगह जगह शहरों में कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए, अभी भी है कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, और हमने कहा कि जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो इस उत्पादन को हम कंज्यूमर ग्रुप्स को देंगे, और दाम ऐसा हो कि कंज्यूमर को भी सही दाम पे सही सामान खाने को मिले और इनको बेचने को मिले। तो हम ऑर्गेनिक वाले काम पे तो गए नहीं। हाँ, अगर आज भी रचनात्मक महिला मंच बहुत ऐसी जगहों पे सामान सप्लाई करता है जहां पर वो पूछते हैं कि आपका सामान किस तरह से है, तो मंच बकायदा अपने लेटरहेड पे लिख के देता है कि हम जो आपको ये सामान दे रहे हैं, उत्पादन दे रहे हैं, ये पूरी तरह प्राकृतिक परंपरागत तौर तरीकों से उगाया हुआ है। तो उसमें चाहे वो बीज की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे खेत की जुताई की बात हो, चाहे फसल को निकालने की बात हो। अब जैसे हल्दी के काम में तो देखिए आपने उसको निकालना है, उबालना है, सुखाना है, ये सब परंपरागत पद्धतियां हैं। तो जो पद्धति चली आ रही थी उन्हीं पद्धतियों के अनुसार वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनली ग्रोन है, परंपरागत तरीके से उगाए गए। तो नया टर्म एक आपने निकाला है। अजय जी, आप एक अखबार भी निकालते हैं श्रमयोग नाम से, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, जब ये श्रमयोग धीरे धीरे फिर थोड़ा परिवार बड़ा होने लगा, मंच में सदस्य बढ़ने लगे, और फिर बहुत से लोग जो श्रमयोग के कामों में सहयोग करते हैं, तो उन सब के बीच में संवाद का जरिया क्या हो, पता क्या चले कि सल्ट में क्या चल रहा है, या हमारे कार्य क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, या दूसरी जगह से कोई चीज सीखने की बात है। तो तब श्रमयोग पत्र का विचार आया, और 2015 में अप्रैल महीने में पहला अंक इसका निकला था। अभी अगले साल इसको 10 वर्ष हो जाएंगे। इसको ये मासिक निकलता है, हिंदी न्यूज़पेपर है, मासिक निकलता है, और ये हम इसको सामुदायिक पत्रकारिता कहते हैं। क्योंकि आज देखिए क्या है कि बड़ी खबरें, बड़ी बातें तो सब हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, लेकिन जो समुदायों के विषय हैं, मतलब आप देखिए कि गांव में करंट लगने से अगर एक भैंस मरती है तो ये ना उस परिवार के लिए बहुत बड़ा मसला है। मतलब वो परिवार एकदम से, आप समझिए कि 60-70 हजार रुपए की आजकल भैंस आती है, वो उसके नुकसान में आ जाता है, और वो जो है आगे की उसकी जो एक आमदनी हो सकती है उससे वो बंद हो जाती है। अब ये विषय शहर में लोगों के लिए हंसने का भी हो सकता है ना, कि भाई करंट लगने से भैंस मर गई, ये क्या बात है, लेकिन हमारे लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये खबर आएगी, ये स्थानीय मीडिया, स्थानीय स्तर पे इस पे चर्चा होगी, बात होगी, तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, या आखिर ऐसा कैसे हुआ, भाई क्यों तार नीचे गिरा हुआ था और विद्युत विभाग ने देखा नहीं, या क्या इसके लिए कंप्लेंट भी थी तो उसमें एक्शन क्या हुआ था। तो इसलिए हम लोगों ने, और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस पत्र के ज्यादातर संवाददाता जो हैं वो महिलाएं और बच्चे हैं, रचनात्मक महिला मंच के लोग। और मतलब रचनात्मक महिला मंच की अध्यक्ष तो हर महीने उसमें एक अपना उनका जरूर एक आर्टिकल होता है, और बड़े मतलब रोचक विषयों पे होता है जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए रोज के वहाँ के विषय हैं। तो उसका तो बदलाव क्या क्या आए, जो मुख्य बदलाव आपको दिखाई दिए, कि एक जो वैज्ञानिक चेतना की जो बात थी, क्या इस और कुछ कदम आगे बढ़ पाए हैं? हाँ, बच्चों मतलब में, युवाओं में, किशोरियों हाँ, में? देखिए ऐसा होता है कि बदलाव एक बड़ी धीमी प्रक्रिया भी है, बड़े धीरे धीरे से होता है। हाँ? लेकिन ये है कि जहाँ तक ये वाला मसला है, लिखने पढ़ने वाला मसला है ना, ये अखबार के हो जाने से, और निरंतर बैठकें होती हैं हर महीने महिलाओं की, उससे तो एक तो थोड़ा पढ़ने की आदत विकसित हुई है महिलाओं में। मतलब ये अखबार उनका अपना है, तो इसकी हार्ड कॉपी वो बकायदा 5 रुपए देके उस अखबार को खरीदती हैं। अच्छा। ये निःशुल्क नहीं है, ये सबके लिए पैसों में है, तो लेती हैं, उसको पढ़ती हैं, उसमें लिखती हैं। तो एक तो उस प्रक्रिया में वो आई हैं। दूसरा, जो उनको आज ये भरोसा है ना कि अगर कोई चुनौती आएगी या हमारे ऊपर कोई मुश्किल आएगी, तो हमारे लिए बोलने के लिए हमारा मंच है, हम अपनी बात को कहीं पर रख सकते हैं, कहीं पर इस विषय पे बात हो सकती है जरूर। तो ये ताकत जो वो महसूस करती हैं। बाकी देखिए ऐसा है, निरंतर बैठकें होना, निरंतर नई नई बातें होना, नई नई चर्चाएं आना, तो वो दिमाग में हिट तो करता ही है। बिल्कुल। इसके अलावा भी आपने स्वास्थ्य स्वावलंबन करके एक योजना शुरू की, तो क्या थी? हाँ, हमारी ये पिछले दिनों जो मैं 6ठी अध्ययन यात्रा कह रहा था, ये अब तक की अध्ययन यात्राओं में अंतिम थी।
इसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर एक जानकारी हम करना चाहते थे कि आखिर क्या है परिस्थिति, कैसी है, क्योंकि पहाड़ में आप देखिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं। वो वैसे ही पता लगता है, पेरेंट्स से पता लगता है। बच्चे भी हमारे काफ़ी हैं, हालांकि सरकार की योजनाएं हैं, आंगनवाड़ी की योजनाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, उन सब के बाद भी वो राशन की दुकानों से राशन भी मिल रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। तो हम जानना चाहते थे कि आखिर किस तरह से ये चल रहा है। तो हमने एक बड़ा सामान्य सा उसमें तरीका लिया कि हमने कहा देखते हैं कि परिवार आखिर खाते क्या है। तो हम लगभग 50 गांव में, सल्ट के 50 गांव में अध्ययन यात्रा गई और हम यही पूछते थे। एक बैठक होती थी, सब लोग बैठते थे और महिलाओं से पूछते थे, एक फॉर्म लेके चलते थे कि पिछले 24 घंटे में आपने क्या खाया, वो दर्ज करना है। तो आमतौर पे देखिए अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि लोग 3 मील नहीं ले रहे हो। तो नाश्ता, दिन का भोजन और रात्रि भोजन ये फिजा में है कि ऐसा तो खाना है। वो अलग बात है, काम ज्यादा होगा तो 2 बार खाएंगे, सुबह खा के खेत चले गए फिर शाम को खाया, या बड़े लोग 2 बार खाएंगे, बच्चों को 3 बार। लेकिन खा क्या रहे हैं, सवाल ये है। तो उसमें ज्यादातर आप देखिए कि हमारे वहां अभी क्या हुआ है कि जंगली जानवरों का प्रकोप भी बढ़ा। बहुत से काम करने वाले लोग थे जो गांव से बाहर निकल गए, या और भी बहुत सी परिस्थितियों की वजह से खेती बड़ी तेजी से छूट रही है। खेती के छूटने से जो भोजन की विविधता है वो खत्म हो रही है। मतलब हमने कई गांवों में, जब हम बीज डाइवर्सिटी मैप करते हैं, 52-53 तरह के बीज हमको बुजुर्गों ने बताया कि इस गांव में होते थे। आज उन गांव में आपको 4 से 5 तरह के बीज भी नहीं मिलेंगे। बीजों के लिए पूरी निर्भरता बाजार के ऊपर है। तो जैसे पहले क्या था ना, खेत में थोड़े में कौड़ी भी लगा दी, थोड़े में मडुआ भी लगा दिया, थोड़ा भिंगोला भी लगा लिया, थोड़ा गहत भी लगा ली, थोड़ा मांस उड़द भी लगा ली, थोड़ा तिल भी हो गया, थोड़ा भंगीर भी हो गया, थोड़ा भांग भी हो गया। विविधता थी, डाइवर्सिटी थी, और वो सब फिर हमारे भोजन का हिस्सा थे। तो वो तो खत्म हो गई, पूरी तरह विविधता खत्म हो गई। सब्जियों में भी विविधता काफी कम हो गई है। जो मतलब चौमास में, इन महीनों में, बरसात के महीनों में जो सब्जियां मिल जाती थी, इनकी विविधता भी कम हो गई है। तो इसका असर भोजन पे है। तो अब हम क्या, अब बाजार पे निर्भरता है, और ये सब्जियों का उत्पादन तो बड़ा कम हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों में, जैसे हम सल्ट में काम करते हैं, वहाँ कमी है। तो क्या होता है कि आपने सुबह नाश्ते में रोटी खाई, चाय के साथ खा ली, या कुछ एक सब्जी के साथ खा ली, आलू की सब्जी खा ली, कुछ खा ली, क्योंकि सब्जियां भी इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दिन में आपने जो है झोली भात खा लिया। आमतौर पे पहाड़ों में बड़ा ये है। दालें महंगी हैं, लोग इतना कर नहीं पाते हैं, और अपने खेत में दालों का उत्पादन बहुत कम है। तो और फिर रात को रोटी सब्जी एक खा ली। तो जो हम बात करते हैं ना संतुलित भोजन, कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, मिनरल्स भी हो, तो वो उसका बड़ा एक अभाव दिख रहा है। तो फिर हम लोगों ने तो खैर अभी अपने वहाँ एक सब्जियों की किचन गार्डन्स को डेवलप करने को लेके पूरा अभियान चलाया हुआ है। लगभग 1000 महिलाएं अपने किचन गार्डन्स में कर रही हैं। मंच मतलब इसको तो लगभग कोविड के बाद से ही कर रहा है इसको। हाँ, और इसका काफी असर भी है। जैसे इस अध्ययन यात्रा में उसका असर भी हमने देखा, लेकिन अभी इसको और मजबूत करने की जरूरत है। अभी 2 बार वो लोग अपने बीज, जैसे आजकल जो है बीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है समूहों में। क्योंकि अगले महीने अब नए सीजन का बीज, पालक है, मेथी है, धनिया है, मूली है, इस समय जो बीज चल रहा है। परंपरागत बीज है या ब्लॉक का खरीदा? दोनों तरह के हैं। इसमें कुछ बीज तो उनके अपने हैं जो वो कर लेते हैं, पर कुछ बीज नहीं होते अपने, तो वो बाजार से लाने पड़ते हैं। हाँ, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हाइब्रिड ना हो, हाई यील्ड सीड हो। तो वो क्या होता है? मतलब अधिक उत्पादन देने वाले। हाँ, हाई यील्ड सीड से आप, जहां तक मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन उनके बीजों से आप दोबारा भी फसल ले सकते हैं। हाइब्रिड से आप नहीं ले सकते, तो एक बार आपने लेना है, बात खत्म हो गई, अगली बार फिर खरीदो। तो वो किचन गार्डन, इसीलिए हम लोग उनको जोर दे रहे हैं उस पर, ताकि थोड़ा विविधता बने और पोषण थोड़ा बढ़े। अच्छा, खाने की थाली में पहले से पहाड़ों में, गाँव में दिनाली का बड़ा अंश रहता था। घी भी है, मक्खन भी है, छाछ है, दही है, दूध है। उसकी क्या स्थिति है पशुपालन की? देखिए, पशुपालन कम हो रहा है, वो भी सिकुड़ रहा है। उसका भी कारण यही है कि परिवार में काम करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि जब युवा बाहर चले जाएंगे तो फिर उनके जब शादी होगी तो उनकी पत्नी भी बाहर चली जाएंगी। और एक जो एजुकेशन को लेके पूरा एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है कि अच्छी शिक्षा के नाम पे शहरों की शिक्षा को अच्छी शिक्षा आप मानते हैं, तो फिर क्या है कि हर किसी को अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना है, तो परिवार आपका वहां चला जाएगा, तो पशुपालन करेगा कौन? एक दूसरा, जो मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा है, खासतौर से हमारे सल्ट के संदर्भ में, तो अब बहुत से गांवों में लोग पशुपालन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घास लेने आपको जंगल जाना है, और जंगलों में खतरा है। मतलब वहाँ लेपर्ड भी है, बाघ भी है,
तो इसका असर पड़ा है। जिन गांवों में अभी भी पशुपालन है वहाँ विविधता भी है, वहाँ एटलीस्ट कुछ नहीं होगा, घी लोगों को मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा। हालांकि दही का कंजम्पशन पहाड़ों में कम करते हैं लोग, क्योंकि दही अगर खा लेंगे तो घी नहीं बनता। तो पद्धति वही है ना, तो दही को तो आप बचा के रखिए, उसका मट्ठा बनाइए और फिर उससे जो मक्खन निकले उसका घी बनाइए। तो पोषण मतलब संतुलित आहार की स्थिति थोड़ी कमजोर मिली, सल्ट में हमको कमजोर मिली। उसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पे। प्रोटीन इंटेक बहुत कम बहुत कम है। मतलब कार भी खा रहे हैं लोग, उसी से काम चल रहा है। और मतलब अभी तो ये भी स्थिति है ना कि जिनके पास बाजार से खरीदने की ताकत भी है, बाजार में उपलब्धता नहीं है। आप गर्मियों के सीजन में पहाड़ों में क्या सब्जी मिलती है? कुछ नहीं मिलती। हल्द्वानी मंडी की सब्जी कुछ तो हाँ, मतलब वही है जितना जा पाती है। मतलब वो हम लोग कभी मजाक करते हैं ना, वहाँ की कोई पूछता है कि क्या सब्जी लेके आनी है, तो हम कहते हैं बीन लेके आना। अच्छा। हमको पता है वहाँ की बाजार में बीन मिलनी नहीं है। अगर आएगी तो एक दिन आएगी, वो सोमवार या मंगलवार को, दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। बाकी पूरा हफ्ता जो है लौकी और कद्दू पे ही चलना है, मूली पे मतलब तो विविधता नहीं है चीजों की। तो ये इस तरह की परिस्थितियां तो हैं। जंगली सुअरों को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं खेती छोड़ने का? कम है मतलब हाँ, मतलब है वो ये भी एक फैक्टर है, ये टोटल फैक्टर नहीं है। जंगली जानवरों का जो हमला है खेती में, ये टोटल फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर है इम्पोर्टेंट, और इससे असर तो पड़ा है खेती में। क्योंकि दिक्कत है, आप एक खेत लगा के रखते हैं और पूरी उसमें मेहनत करते हैं, और एक रात को जंगली जानवर आता है और आपके खेत को चौपट करके चला जाता है, तो उससे आप निरुत्साहित होते हैं, उत्साह नहीं होता आपको उसको करने में। अजय जी, और आगे की क्या टारगेट्स हैं? क्या फैलाना है और काम को, या इसी में कुछ और कंक्रीट? देखिए, ये पूरा कम्युनिटी बेस्ड काम है। जैसे जैसे लोग जरूरी समझेंगे, समुदाय जरूरी समझेंगे, वो फैलाएंगे। अब तो जो विस्तार है, जो सामाजिक पूंजी का विस्तार है, वो तो रचनात्मक महिला मंच स्वयं करता है ना। मंच ने अपने ही बीच में से 8-9 महिलाएं चयन कर रखी हैं, जिनको हम श्रम सखी कहते हैं। तो श्रम सखियां पूरा विस्तार का काम करती हैं, बैठकें भी वही आयोजित करती हैं, तो वही बैठकें कर रही हैं, वही विस्तार कर रही हैं। पंचायत चुनाव में भागीदारी करने का, हाँ, ये एक मंच का बड़ा पक्का बन रहा है विचार कि अब क्योंकि उनका एक बड़ा मजबूत संगठन है और लगभग 150 गांव की महिलाएं उसकी सदस्य हैं, तो वो कहती हैं कि हमको पंचायतों में बहुत कुछ ठीक करना है। तो वो पंचायतों में बहुत कुछ ठीक करने के लिए पंचायतों में सीधी भागीदारी करना चाहती हैं। तो देखते हैं अभी चुनाव वाली छवियां खत्म होंगी इससे। तो बहुत शुक्रिया अजय जी, इतने अनुभव आपने साझा किए। सुझाव कुछ आपके हैं जो तमाम सारे समूह महिलाओं के बने हैं, उनके लिए कोई सुझाव हो कि भाई आर्थिक के साथ में और क्या क्या आप करें, सामाजिक पूंजी को कैसे बढ़ाएं? हाँ, मतलब इन समूहों को हम बार बार देखते हैं, कई जगह जाते भी हैं, देखते भी हैं, बात भी करते हैं। हमारा मानना यह है कि ये जो संगठन है, इनके जो मालिक हैं इन संगठनों के, वो इन संगठनों के मेंबर हैं। उन्हीं को इसका मालिक होना चाहिए, तो इनको उन्हीं को सौंप देना चाहिए और उनको समय देना चाहिए। ये समय के साथ किसी भी संगठन को मजबूत होने में, आगे बढ़ने में समय चाहिए होता है। हमारी सरकार की योजनाओं में वो समय का बड़ा अभाव है, वो समय नहीं, हम देना नहीं चाहते, हम उतना निवेश नहीं करना चाहते उसमें। क्योंकि अगर लंबा चलेगा तो लंबे समय तक आपको कार्यकर्ता को रखना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को लंबे समय तक पैसा देना पड़ेगा, खर्चा होगा, तो समय देना पड़ेगा। अगर ये मजबूत हो जाएंगे, ये अपने संगठनों का स्वयं संचालन करने लगेंगे, ये खुद वास्तव में इसके मालिक हो जाएंगे, तो फिर हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है, वो स्वयं अपने निर्णय लेंगे और जैसे आगे ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे। तो बहुत अच्छे सुझाव आपके हैं, बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि हम कभी आकर महिलाओं के बीच भी कुछ बातें करें। जरूर। तो बहुत शुक्रिया आपका इतनी वक्त देने के लिए। ठीक है जी। तो दोस्तों, निश्चय ही आपको अच्छा लगा होगा ये बातें सुनकर, बहुत सी जानकारी आपने ली होगी कैसे काम हो सकता है। अगर आप लोग भी कोई काम करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो सामाजिक पूंजी से शुरुआत करें, न कि आर्थिक चीज़ों को ध्यान में रखकर। तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया। नमस्कार।